नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज आपको यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 3 का साहित्य शास्त्र के 50 प्रश्नों को बताऊंगी। ये यूनिट कठिन लगती है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको इसके प्रश्न अच्छे लगेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए। इसमें है 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है वो रस सिद्धांत पे हैं, तो इसको आप सुनिए। रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, 4 ऑप्शंस हैं: आनंदवर्धन, भट्टनायक, भरत मुनि, मम्मट। 4 हैं तो रस सिद्धांत के जो हैं वो भरत मुनि है। इसका उत्तर होगा सी। भरत मुनि ने रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। दूसरा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है? नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है? तो इसमें लिखा है 6, 8, 9, 10। तो नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख है। तीसरा है, शांत रस को नवम रस के रूप में स्वीकार किया गया है, तो किसने स्वीकार किया है? ये जो है मम्मट ने, भट्ट लोलट ने, अभिनय गुप्त ने, वामन ने इसको शांत रस को नवम रस माना गया। पहले 8 माने गए थे तो इसको नवम रस लिया गया। तो किसने माना है? तो ये है अभिनव गुप्त ने नवम रस को, शांत रस को नवम रस स्वीकार किया है। ये छोटे छोटे प्रश्न जो हैं इन्हीं से आपकी परसेंटेज बनेगी, इसलिए ध्यान से पढ़िए। स्थाई भाव की संख्या कितनी है? स्थाई भाव की संख्या 7, 8, 9, 10 दे रखा है इसमें, तो इसकी होगी स्थाई भाव की संख्या 9 है। ये प्रश्न भी आ चुका है। करुण रस का स्थाई भाव है। करुण रस का स्थाई भाव क्या है? जब आप रस पढ़ोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी। ये हर्ष, विषाद, भय, रति। तो करुण रस का जो है स्थाई भाव विषाद है। छठवां प्रश्न है, रस निष्पत्ति का सिद्धांत किस आचार्य से संबंधित है? रस रस जो है किससे संबंधित है? रस निष्पत्ति का सिद्धांत भट्ट लोलट, भट्ट नायक, मम्मट, वामन। तो इसको आप याद रखोगे, भट्ट नायक से रस निष्पत्ति का सिद्धांत है। फिर सातवां प्रश्न है, विभाव अनुभाव संचारी भाव की चर्चा किस सिद्धांत में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अलंकार, ध्वनि, रस, रीति किस में आते हैं? विभाव अनुभाव संचारी भाव रस में आते हैं। इसका उत्तर है सी, रस। आठवां, भयानक रस के प्रेरक भाव है। भयानक रस के प्रेरक भाव क्या है? क्रोध और घृणा, भय और चिंता, उत्साह और आवेश, निषाद और आशंका। इसका उत्तर होगा भय और चिंता जो है भयानक रस के प्रेरक भाव है, भय और चिंता। नवा प्रश्न है, हास्य रस के अस्थाई भाव को क्या कहते हैं? विषाद, हर्ष, रति, उत्साह। इसका उत्तर होगा हर्ष। हास्य रस के स्थायी भाव को क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं, हास्य रस। 10वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का, ये सारे प्रश्न आ रखे हैं आपके 18, 19, 20, 21, अब 25 चल रहा है। ये लगातार प्रश्न कभी आगे कभी पीछे आते रहते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। श्रृंगार रस का विभाजन है संयोग और वियोग, प्रेम और करुणा, स्थायी और संचारी, हास्य और भय। इसका उत्तर है संयोग और वियोग जो है श्रृंगार रस का विभाजन है, संयोग और वियोग। अब इसमें 11 से 20 तक है अलंकार सिद्धांत। अभी आपने रस देखा, अभी अलंकार सिद्धांत पे 10 प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। उपमा अलंकार में प्रयुक्त साधारण धर्म कहलाता है उपमेय, उपमान, साधारण्य, विभाव। इसमें क्या कहा जाता है? उत्तर साधारण्य। ये उत्तर है इसका सी। 12वां प्रश्न है, तुलसी सरनाम गुलाब को सब कहे सुगंधि सुभाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तुलसी रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास। इसमें क्या है? तुलसी सरनाम गुलाब को सब कहे सुगंधि सुभाए। इसमें जो है उपमा अलंकार है, तो इसका उत्तर होगा सी। आप सारे अलंकारों को ध्यान से पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः किस पर आधारित होता है? अर्थ, ध्वनि, रस, विभाव। अनुप्रास अलंकार किससे होता है? किस पर आधारित होता है? ध्वनि पर आधारित होता है। फिर 14वां प्रश्न है, कुहरत, कूप, मृग, त्रिषित, जल सा में कौन सा अलंकार है?
उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, यमक। तो इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जिनको अलंकार आता है उनके ये प्रश्न बहुत सरल लगेंगे। शब्द अलंकार की संख्या सामान्यतः मानी जाती है, कितनी मानी जाती है शब्द अलंकार की संख्या? 3, 4, 6, 8। तो इसका उत्तर होगा सी, 6। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? अर्थालंकार, रसालंकार, शब्दालंकार, वक्रोक्ति। उत्तर सी होगा इसका, शब्दालंकार। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? शब्दालंकार है अनुप्रास। रात भर बरसात में बर्बाद बगिया हो गई। 17वां प्रश्न है, रात भर बरसात में बर्बाद बगिया हो गई, यह उदाहरण है किसका? यमक अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का, श्लेष अलंकार का, उपमा अलंकार का। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार का है ये उदाहरण। 18वां प्रश्न है, अर्थालंकार में सम्मुख है यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समास, संधि, ध्वनि, अलंकार, रस, रीति। ये प्रश्न आ रखा है, इसको आप ध्यान से करोगे। इसमें बिल्कुल पहले अर्थालंकारों में प्रमुख है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसका उत्तर ये होगा। 19वां है, रूपक अलंकार की विशेषता है उपमेय की उपमान से तुलना। उपमेय को उपमान बनाना, दो वस्तुओं का संयोजन, ध्वनि की पुनरावृत्ति। इसका उत्तर होगा बी, उपमेय को उपमान बनाना रूपक अलंकार की ये विशेषता है। 20वां प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार का मुख्य लक्षण क्या है? निश्चिंतता, निश्चितता, आशंका, संदेह, संभावना। तो क्या होगा मुख्य लक्षण? डी, संभावना। फिर 20 से 21 से लेकर के 30 तक के जो प्रश्न है, काव्य सिद्धांत व आलोचना, ये आपके सिलेबस में है। काव्य सिद्धांत व आलोचना, इसमें 21वां प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचयिता हैं, बहुत प्रसिद्ध ये काव्य प्रकाश है, इसके रचयिता कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। भामह, मम्मट, वामन, राजशेखर। तो इसके क्या होंगे काव्य प्रकाश के रचयिता? मम्मट। फिर काव्य की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? काव्य की परिभाषा, ये सारा कंफ्यूजन होता है, भामह, वामन, आचार्य शुल्क, मम्मट, इन काव्य की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? तो इसमें इसका उत्तर होगा भामह। भामह ने काव्य की परिभाषा दी है। रीति ही काव्य की आत्मा है, यह मत किसका है? रीति ही काव्य की आत्मा है। भामह, मम्मट, वामन, विश्वनाथ। तो इसको कहा है वामन ने, रीति ही काव्य की आत्मा है, ये कहा है वामन ने। उत्तर सी। बहुत कंफ्यूजन होता है, भामह, मम्मट, वामन, ये तीन ऐसे हैं कि बिल्कुल सब याद करके जाओ, और और बहुत गलतियां हो जाती हैं, आप ध्यान से करोगे तो। रीति ही काव्य की आत्मा वामन ने कहा है। ध्वनि शब्द का व्यापक अर्थ किस आचार्य ने दिया? मम्मट, आनंदवर्धन, भट्ट, लोलट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आनंदवर्धन ने ध्वनि शब्द का व्यापक अर्थ दिया है, आनंदवर्धन ने। 25वां है, काव्य में औचित्य का विशेष महत्व प्रतिपादित किया, वामन ने, भट्ट नायक ने, मम्मट ने, केशव दास ने। काव्य में औचित्य का विशेष महत्व प्रतिपादित किया है किसने? तो इसका उत्तर होगा वामन ने किया है। ए, वामन ने काव्य में औचित्य का विशेष महत्व कहा है। फिर 26वां प्रश्न है, साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ, मम्मट, भट्ट, लोलट, पंडित जगन्नाथ। तो इसका उत्तर होगा ए, विश्वनाथ। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है। वक, वक्रोक्ति जीवित के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वक्रोक्ति जीवित के लेखक कौन है? मम्मट, कुंतक, भामह, वामन। तो ये है कुंतक। ये मिलान में भी आते हैं, सभी जो हैं एक तरफ जो है रचनाएं होंगी और दूसरी तरफ उनके कवि लेखक होंगे, उसको आपको मिलान करना पड़ेगा। 28, काव्य में वक्रता की अवधारणा किस सिद्धांत से जुड़ी है? रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि।
तो काव्य की वक्रता की अवधारणा वक्रोक्ति सिद्धांत से जुड़ी है, इसका उत्तर होगा। काव्य में ध्वनि ही आत्मा है, यह किसका कथन है? काव्य में ध्वनि ही आत्मा, ये कथन किसका है? भामा, मम्मट, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। ये आनंदवर्धन ने कहा है, उत्तर सी। क्या कहा है? काव्य में ध्वनि ही आत्मा है, आनंदवर्धन ने कहा है। तीसवां, हिंदी आलोचना ने लोक मंगल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये बहुत जो है प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी आलोचना में लोक मंगल का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो ये जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल का सिद्धांत प्रतिपादित किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब 31 से लेकर के 40 तक के जो प्रश्न है, रीति, काव्य, दोष, छंद और वक्रोक्ति, इस पे ये सब प्रश्न हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। 31वां प्रश्न है, रीति काल में काव्य का प्रधान विषय क्या रहा है? रीति काल में भक्ति, राष्ट्रवाद, श्रृंगार, नीति। रीति काल में जो है सबसे प्रधान विषय जो रहा है, जो सबसे ज्यादा लिखा गया है, ये है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार पे ज्यादा प्रधान विषय रहा है रीति काल का। रीति सिद्धांत के अनुसार रीति का आशय है, रीति का आशय क्या होता है? रस, अलंकार, शैली, छंद। तो रीति सिद्धांत के रीति का आशय है शैली, रीति का आशय होगा शैली। तो जो है इसको आप देखेंगे। भामह किस काव्य सिद्धांत के पक्षधर थे? भामह जो था थे किस काव्य सिद्धांत के पक्षधर थे? रस, रीति, अलंकार, ध्वनि। तो भामह ने क्या लिखा है? रीति सिद्धांत के पक्षधर थे अलंकार, उत्तर सी होगा इसका, अलंकार के पक्षधर थे। छंदों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? छंदों का जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर होता है? मात्रा और वर्ण, रस और अलंकार, विभाव और भाव, गति और गति। तो छंद आपने पढ़े हैं, उसमें मात्रा और वर्णों का के आधार पर होता है, इसका उत्तर ए है। दोहे में कुल मात्राएं होती हैं, जब आप दोहा पढ़ते हो तो दोहे में कुल मात्राएं होती है 24, 18, 16, 16, 13, 11, 14, 14। तो इसका उत्तर होगा 24 और 18 होते हैं दोहे में कुल मात्राएं। 36वां प्रश्न है, हिंदी काव्य में वर्णित छंदों का प्रयोग प्रयोग अधिक हुआ है। हिंदी काव्य में वर्णित छंदों का प्रयोग अधिक हुआ है छायावादी युग में, भक्ति युग में, रीति काल में, आधुनिक काल में। तो किस में हुआ है वर्णित छंदों का प्रयोग? भक्ति युग में हुआ। इसका उत्तर बी होगा, भक्ति युग में। सागर सी गंभीरता यह वक्रोक्ति का उदाहरण है, किसका है? सागर सी गंभीरता वक्रोक्ति का उदाहरण। ए लिखा हुआ वर्ण विन्यास वक्रोक्ति, बी लिखा अर्थ वक्रता, सी भाव वक्रता, पद विन्यास वक्रोक्ति। तो इसका उत्तर होगा बी, अर्थ वक्रता। अर्थ वक्रता सागर की गंभीरता वक्रोक्ति का उदाहरण है। 38वां प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत किसकी देन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मम्मट, कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो ये किसका है वक्रोक्ति सिद्धांत? कुंतक का है, बी, उत्तर बी, कुंतक। इसको ध्यान से देखेंगे, छोटे छोटे प्रश्न जो है हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अर्थ दोष में कौन शामिल नहीं है? अर्थ दोष में ए बी सी डी दे रखे हैं, तो अप्रत्युक्त, अपशब्द, छंद भंग, अपत्य। तो ये क्या होगा? अर्थ दोष में शामिल नहीं है, जो है छंद भंग जो है वो शामिल नहीं है अर्थ दोष में। फिर 40वां प्रश्न है, छंद का सबसे लघु रूप कौन सा है? छंद का, अगर आपने छंद पढ़ा है तो सबसे लघु रूप जो है रोला, दोहा, सोठा, कुंडलिया, ये चार दे रखे हैं। तो इसमें छंद का सबसे लघु रूप जो होता है दोहा, दोहा होता है। तो ये सबसे छोटा है। अब देखिए 41 से लेकर के 50 तक जो प्रश्न है, आधुनिक आलोचना, भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण, इस पे ये प्रश्न है, तो आप इसको
ध्यान से पढ़िए। आचार्य शुक्ल किस आलोचना पद्धति के प्रतिनिधि हैं? ये जो है आचार्य शुक्ल पे बहुत प्रश्न आते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय ये आया था। तो ये आचार्य शुक्ल किस आलोचना पद्धति के प्रतिनिधि हैं? तो सौंदर्यात्मक, चारित्र्यात्मक, प्रयोगवादी, अभिव्यक्तिवादी। तो इसमें क्या है? आचार्य शुक्ल किस आलोचना पद्धति के प्रतिनिधि हैं? जो चारित्र्यात्मक जो हैं उसके प्रतिनिधि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर बी। 42वां है, काव्य में लोक मंगल की भावना का पक्ष किसने लिया? ये प्रश्न ऊपर पहले भी आ गया है। लोक मंगल की भावना का पक्ष किसने लिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ लोक मंगल आएगा वहाँ रामचंद्र शुक्ल का नाम जरूर आएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ऊपर भी आ चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना कार्य किस शैली का उदाहरण है? हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना कार्य किस शैली का उदाहरण है? मनोविश्लेषणात्मक, जीवन दृष्टिपरक, रूढ़िवादी, सौंदर्यवादी। ठीक है, तो एक तो रामचंद्र शुक्ल है आलोचनावादी, और इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना कार्य किस शैली का उदाहरण है? तो ये जो है जीवन दृष्टि परक शैली का उदाहरण है। ये है उत्तर बी। काव्य को आत्मा का उद्गार किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट ये जो प्रश्न है कि काव्य को आत्मा का उद्गार किसने कहा है? वुडवर्थ, कुंतक, भामह, मम्मट। ये जो है किसने कहा है? काव्य को आत्मा का उद्गार किसने कहा है? तो ये है वुडवर्थ ने। ठीक है। अलंकार शब्द का अर्थ है, अलंकार शब्द का अर्थ है सुगंध, सौम्य, वर्धक तत्व, विधा और प्रतीक। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर है सौंदर्य वर्धक तत्व। जो है अलंकार का मतलब जिससे सुंदरता का प्रचार हो, सुंदरता का महत्व पता चले, वो है सौंदर्य वर्धक तत्व। अलंकार शब्द का अर्थ। 46 है, काव्य में भावों की प्रधानता होनी चाहिए, यह मत किसका है? काव्य में भावों की प्रधानता होनी चाहिए किसने कहा है? भामह, मम्मट, आचार्य शुक्ल, रसवादियों का। तो ये क्या है? काव्य में भावों की प्रधानता होनी चाहिए, यह मत किसका है? रसवादियों का यह मत है। फिर 47वां प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? अलंकार, ध्वनि, रस, रीति। मम्मट के अनुसार काव्य की आत्मा जो होती है, कोई भी काव्य है उसकी आत्मा है, मम्मट ने की आत्मा है रस। ये मम्मट ने कहा है। 48वां प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण है, यह किस विचारधारा का कथन है? विचारधारा का कथन है सौंदर्यवादी, अभिव्यक्तिवादी, यथार्थवादी, प्रयोगवादी। तो ये साहित्य समाज का दर्पण है, बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट लाइन है ये किस विचारधारा का कथन है? तो इसका उत्तर है सी, यथार्थवादी। यथार्थवादी विचारधारा वालों ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज से ही साहित्य अच्छा बनता है। फिर 49 है, छायावादी कविता में काव्य की आत्मा मानी गई है रूप, रस, भाव, अलंकार। तो छायावादी कविता में काव्य की आत्मा मानी गई है, ये उत्तर सी होगा, भाव। भाव को छायावादी काव्य की आत्मा, कविता में काव्य की आत्मा मानी गई है भाव। उत्तर सी। 50वां सबसे अंतिम है, पाश्चात्य आलोचना में क्लासिकिज्म का मूल तत्व है कल्पना, अनुशासन, अनुशासन और नियमबद्धता, नियमबद्धता, व्यक्तिवाद, विद्रोह। इसमें लिखा है कि ये क्या होगा, इसका मूल तत्व क्या है? तो अनुशासन और नियमबद्धता। ये 50 प्रश्न आप पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने में तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी और यूनिट पढ़ने को मिले। धन्यवाद। नमस्कार।